प्यारे बच्चों, ये अध्याय 6 का भाग 4 है। अध्याय 6 के 3 भाग तक हमने कंप्लीट कर लिया है और ये क्लास टेट, सी टेट और सुपर टेट की चल रही है। जिन्होंने वो भाग नहीं देखे हैं उनको देख लें और लिख लें और कॉपी पेन लेकर के बैठें। ये 1 लाइन क्वेश्चन की क्लास चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको लिखते जाइए, फेयर बनाते जाइए, बिना लिखे कुछ नहीं हुआ। लिखेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि इनको पढ़ करके बहुत सारे बच्चों ने टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है और आप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 4। क्वेश्चन नंबर 76 75 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 76 देखते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था का समय क्या है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था का समय पूछा गया है, तो 18 से 24 माह। प्रतिबिंबात्मक अवस्था का समय 18 से 24 माह। क्वेश्चन नंबर 77 अनुकूलन के कितने भाग होते हैं? तो अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, एक आत्मसातकरण होता है, एक समाविष्टीकरण होता है। इसी को समायोजन भी कहा जाता है। ठीक है, अनुकूलन की बात कही गई है। अनुकूल मतलब समझ रहे हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए अनुकूल चीज़ होना। आपके लिए कोई अगर मौसम है तो वो अनुकूल हो जाए, आपके घर का माहौल आपके अनुकूल हो, समाज का माहौल हो, है ना, आपके रूम का माहौल आपके अनुकूल हो सकता है। तो अनुकूल मतलब क्या है कि इसमें देखो अनुकूल के 2 भाग बताए गए हैं। पहला आत्मसातकरण, ठीक है, यदि आप किसी चीज़ का आत्मसात करते हो तो वो आपके अनुकूल हो जाती है, और किसी चीज़ में आप समायोजन करते हो तो भी वो आपके अनुकूल हो जाती है। तो समायोजन का गुण आपके अंदर होना चाहिए। समायोजन का गुण होगा तो आसानी से आप आत्मसातकरण कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 78 संज्ञानात्मक शक्तियाँ कितनी होती हैं? संज्ञानात्मक शक्तियाँ यहाँ पे पूछी गई हैं, कितनी होती हैं? तो देखते हैं। संज्ञानात्मक शक्तियाँ 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 13। पहली है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम। ये सारी की सारी 13 अधिगम संज्ञानात्मक शक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किस भाषा के जानकार से संबंधित है? आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किस भाषा के जानकार से संबंधित है? तो ये अंग्रेजी की भाषा से संबंधित है। ठीक है, जो व्यक्ति अंग्रेजी का जानकार होगा उसके लिए आर्मी अल्फा परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 किस बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय, धन और श्रम की बचत होती है? किस बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय, धन और श्रम की बचत होती है? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जब हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण करते हैं तो हमारा समय भी बचता है, धन भी बचता है और श्रम की भी बचत होती है। लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा बारीकियां पता नहीं चलती हैं जितनी कि 1 बाई 1 पता चलती हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को लेकर के उनका बुद्धि परीक्षण करते हैं तो ज़्यादा गहराई से उस चीज़ का पता चल जाता है, लेकिन समूह में वो पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 81 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखिए यहाँ पे बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? तो पहला सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है। तो पहली सीखने की क्षमता है और दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी कि आपके अंदर सीखने की कितनी क्षमता है और दूसरा आपके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि ऐसी चीज़ों की कल्पना करना जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसका कोई हार्डवेयर नहीं है, उन चीज़ों की कल्पना करना और चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 82 हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक
परीक्षण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, किस परीक्षण में अधिकतम समय लगता है? ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें अधिकतम समय लगता है? तो व्यक्तिगत। अभी हम लोगों ने सामूहिक पढ़ा था, उसमें समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है इसमें पैसा भी अधिक लगता है, श्रम भी अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है। तीनों चीज़ इसमें अधिक लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किस परीक्षण में धन की बचत होती है? किस परीक्षण में देखिए धन की बचत होती है? तो सामूहिक अपन ने पढ़ा हुआ था इसको, सामूहिक परीक्षण में धन की बचत होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये सीटेट में कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं अपने दरवाजे के सामने कुत्ते को बैठा पाता हूँ, जब मैं अपने दरवाजे के सामने कुत्ते को बैठा पाता हूँ तो हमेशा उसे डरा धमका कर भगा देता हूँ। अब वह मुझे जब भी दूर से आते देखता है तो मेरे दरवाजे पर पहुँचने से पहले ही भाग जाता है। यह कुत्ते के अधिगम की किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ था, उसको हटा दिया गया है, गलत आंसर था, दूसरा सही आंसर बता देते हैं। इसको बोलेंगे सहज क्रिया। ठीक है, वो उसकी नॉर्मल क्रिया है कि वो उस चीज़ को देखा और सीख गया, है ना। बार बार जब आप जो है कि कुत्ते को बैठा पाते हैं तो उसको डरा धमका कर भगा देते थे, अब वह देख करके भाग जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्रिया, सहज क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण, ये तीनों कारण अधिगम को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? शारीरिक है। अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, मान लीजिए आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आप कोई चीज़ सीख रहे हो और आपका सिर दर्द कर रहा है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपकी उंगली दर्द कर रही है, पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, या फिर बॉडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक, या फिर बुखार चढ़ा हुआ है, तो आप उस चीज़ को कभी सीख नहीं पाओगे। इसलिए आपका अधिगम क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। दूसरी चीज़ है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक की बात करी जाए, आपके अधिगम को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि जो भी आप सीख रहे हो उसको कैसे प्रभावित करता है? वो ऐसे प्रभावित करता है कि मान लीजिए आप कोई चीज़ सीख रहे हो और सीखने के दौरान आपको कोई ऐसी चीज़ याद आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा आपको माइंड में प्रेशर कर रही है। ठीक है, आप बैठे पढ़ने के लिए, आप कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन कुछ देर पहले आपसे किसी ने कुछ गलत कहा था, तो वो गलत चीज़ आपके माइंड में बार बार घूम रही है ना। तो वो एक प्रकार का प्रेशर बना के रखे हुए दिमाग में, जिससे कि आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाता है और आप चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाते हो। तो ये अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है। तीसरी चीज़ है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ये भी तीनों बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पर्यावरण भी जो है कि हमारी अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है पर्यावरण? मान लीजिए कि हम कोई चीज़ सीखने बैठे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें परफेक्ट एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं मिल पा रहा। हमें चाहिए शांति, हमें शांति वाला माहौल चाहिए और वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो वो हमारे लिए परफेक्ट पर्यावरण नहीं है, परफेक्ट एनवायरनमेंट हमें नहीं मिल पा रहा, तो हमारा अधिगम प्रभावित हो जाएगा, हम इरिटेट हो जाएंगे उस चीज़ से। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87, सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? तो भूख का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई चीज़ सीखने की भूख नहीं होगी तो याद रखना आप कभी नहीं सीख पाओगे। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं सीखी जाती है और आजकल के विद्यालयों में अधिकतर क्या होता है कि हर चीज़ ज़बरदस्ती सिखाई जाती है, कुछ घर का प्रेशर, कुछ विद्यालय का प्रेशर, कुछ समाज का प्रेशर, तो अधिकतर चीज़ें ज़बरदस्ती सिखाई जाती हैं,
ना तो आपकी उसमें भूख होती है, ना आपकी उसमें रुचि होती है। आज के समय में 99% नहीं तो 95% तो होंगे ही होंगे। 95% विद्यार्थी बिना रुचि की पढ़ाई करते हैं, प्रेशर के साथ पढ़ाई करते हैं और बिना भूख की पढ़ाई करते हैं। ना तो उनकी भूख उस चीज़ में होती है, ना रुचि होती है। इसलिए क्या होता है, 95% विद्यार्थी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। 5% विद्यार्थी अपनी रुचि से पहुंच जाते हैं उस सब्जेक्ट में, तो वो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। और 5% से ज़्यादा परफॉर्मेंस कहीं नहीं होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी रिजल्ट को उठा के देख लीजिए, 5% ही जो टॉपर होंगे, 5% से ज़्यादा कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो वो 5% उनके अंदर भूख होती है, उनका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है इस चीज़ में। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती उसमें ढकेला जाता है ना। तो सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है, भूख का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपके अंदर भूख होगी तो याद रखना, आप ऑटोमेटिक, आपको कोई नहीं भी सिखाएगा ना, और आपको कोई टीचर भी नहीं मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं से उसको सीख जाओगे, क्योंकि आपके अंदर भूख है ना। एक उदाहरण से बताते हैं, मान लीजिए आपको भूख नहीं लगी हुई है, आपको भूख नहीं लगी हुई है और आपको सारे घर वाले, टीचर, दोस्त, सब फ्रेंड कह रहे हैं कि चलो खाना खा लो, तो वो लोग बार बार आपसे कह रहे हैं और आपने उनके कहने पर खा लिया, लेकिन क्या आपको भूख लगी हुई थी? नहीं लगी हुई थी। तो क्या आपको उस खाने में रस आएगा? नहीं आएगा। और भोजन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बिना मन के खाओगे तो उतना अच्छा बॉडी पे परफॉर्मेंस नहीं करता है। तो वही चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपने प्रेशर में भोजन खाया, दोस्तों के कहने पे खाया, घर वालों के कहने पे खाया, लेकिन आपको भूख नहीं लगी हुई थी, तो ना तो आपको भोजन वो टेस्टी लगेगा, और कितना भी अच्छा भोजन हो, आपका फेवरेट भोजन क्यों ना, लेकिन वो उस समय आपको टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको भूख लगी है और कोई कहने वाला नहीं है आपको कि आप खाना खा लो, आपको भूख नहीं लगी है और कोई भी आपको कहने वाला नहीं है, तो क्या आप खाना नहीं खाओगे? आप खुद ढूंढोगे, भले कोई ना कहने वाला हो, आप खुद ढूंढोगे, चाहे आपको जहाँ से ढूंढना पड़े, आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप मेहनत करोगे, आप वो चीज़ ढूंढोगे और खाओगे, आपको उसमें टेस्ट भी आएगा। तो वही चीज़ होती है, किसी चीज़ को पाने के लिए भूख होना बहुत ज़रूरी है। बिना भूख के आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल पढ़ाई से नहीं, लाइफ में कहीं पे भी इस क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो भूख का होना बहुत ज़रूरी है। बिना भूख के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और माइंड की भूख क्या होती है? सपने। आपको सपने देखना पड़ेगा बड़े। ठीक है, बॉडी की भूख तो खाना की होती है, लेकिन माइंड की भूख सपने होती है। आप बड़े सपने देखो, है ना, उसकी भूख रखो। आप बड़े सपने देखो, देख के उनको पूरा करने की भूख यदि आपके अंदर होगी तो वो भी पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, घंटों की आवाज़ किस प्रकार का उद्दीपक है? घंटों की आवाज़ किस प्रकार का उद्दीपक है? अप्राकृतिक। घंटों की आवाज़ किस प्रकार का उद्दीपक है? अप्राकृतिक है। ठीक है, घंटा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको नेचर ने बनाया हो, उसको वो ह्यूमन क्रिएटेड है, ह्यूमन उसको बनाता है। ठीक, तो वो अप्राकृतिक चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 89, भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? तो प्राकृतिक। भोजन प्राकृतिक उद्दीपक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, समय की पाबंदी का ज्ञान किस क्रिया से होता है? समय की पाबंदी का ज्ञान किस क्रिया से होता है? तो ये अनुकूलित अनुक्रिया से होता है। समय की पाबंदी का ज्ञान किस क्रिया से होता है? अनुकूलित अनुक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 91, साइकिल चलाना अधिगम किस नियम पर आधारित है? साइकिल चलाना अधिगम किस नियम पर आधारित है? तो और ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी अच्छी साइकिल चलाना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। टाइपिंग मशीन चलाना अधिगम के किस नियम पर आधारित है? टाइपिंग मशीन चलाना अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। टाइपिंग मशीन चलाना किस नियम पर आधारित है? तो अभ्यास के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 93, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व क्या है? अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व पुनर्बलन होता है। क्वेश्चन नंबर 93,
और क्वेश्चन नंबर 94 है, TAT परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? TAT परीक्षण, इसमें कार्डों का प्रयोग होता है 31 कार्डों का प्रयोग होता है TAT परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 95, रोसा मसी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? रोसा मसी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो इसमें 10 कार्डों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न स्तरीय मांग कौन कौन सी हैं? तो जो निम्न स्तरीय मांग है वो सुरक्षा की मांग है, ये बिल्कुल निम्न स्तरीय मांग है, ठीक है। और दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग और दैहिक मांग ये निम्न स्तरीय मांग है, नॉर्मली सबको होती है, ठीक है, दैहिक मांग और सुरक्षा की मांग। क्वेश्चन नंबर 97, वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज कब हुई? वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज कब हुई? तो 1940 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97, समाज मिति विधि की खोज किस सन में हुई? समाज मिति विधि की खोज किस सन में हुई? तो 1934 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98, TAT परीक्षण कितने घंटों का होता है? TAT परीक्षण 2 घंटों का होता है। क्वेश्चन नंबर 99, अहम का संबंध किससे है? अहम का संबंध यथार्थ जगत से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, इदम का संबंध किससे है? तो पाश्विक जगत से है। ये 3 होते हैं, इदम, अहम, पराहम, ये फ्राइड ने दी थी थ्योरी, ठीक है। तो अहम का संबंध यथार्थ जगत से होता है, इदम का पाश्विक जगत से होता है। तो ये हमारा अध्याय 6 का भाग 4 खत्म हो चुका है और बहुत जल्द हम 7वें अध्याय का पहला पार्ट लेके आएंगे। उस पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोर्स पीछे ना हो। आप समय से नोट बनाते रहेंगे, समय से लिखते रहेंगे, समय से याद करते रहेंगे, तो याद रखना आपकी TAT कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। आप TAT को आसानी से क्रॉस कर लोगे। तो आप इसको कंटिन्यू रजिस्टर बनाते रहिए, नोट तैयार करते रहिए, इसको डेली उसको रिवीजन करते रहिए। जब तक आप डेली रिवीजन नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।